हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो आज हम सीपीसी एकेडमी में आज हमारी क्लास नंबर है 4। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 4 है अग्निवीर की। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज जो है सिर्फ हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्लास 4 पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 में आपकी ओनली टू ओनली जीएस। मतलब आज सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, जीएस को ही पढ़ने वाले हैं। जीएस क्यों? क्योंकि जीएस और साइंस से आपको पता है कितने नंबर आने हैं, 60 नंबर आने हैं अग्निवीर में। अब देखो जीएस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी हम पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि नागरिकता के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे, अगर कोई आपसे पूछे कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बताओ, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बताओ, तो झट आंसर दोगे कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दूसरा, अगर वो आपसे कोई पूछे कि किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो झट आंसर दोगे किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आंसर दोगे प्रस्तावना को। क्या आंसर दोगे? प्रस्तावना को। कि भैया संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। या अगर कोई आपसे पूछे कि किसे संविधान का निर्माता कहते हैं, किसे संविधान का निर्माता कहते हैं, तो आंसर दोगे बी.आर. अम्बेडकर को। किसे कहते हैं? बी.आर. अम्बेडकर को कहते हैं। कि भाई किसे संविधान का निर्माता कहते हैं, तो बी.आर. अम्बेडकर को कहते हैं। ठीक, उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भाई प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। और वर्तमान में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 थे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। ठीक, नागरिकता सिटीजनशिप। अब देखो, कोई देश होता है तो अपने नागरिकों को क्या देता है, कुछ ना कुछ आपका देता है कि भाई कैसे तुम्हें रहना है, कुछ प्रमाण पत्र देता है कि भाई तुम यहाँ के नागरिक हो, तो इसलिए कुछ प्रमाण पत्र देता है, तो उसे ही बोलते हैं नागरिकता। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। मतलब भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब आप भारत के किसी स्टेट के नागरिक नहीं हो, आप कहाँ के नागरिक हो? भारत के। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, मतलब हमने नागरिकता कहाँ से ली है, तो झट आंसर दोगे कहाँ से ली है जी? ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। उसके बाद अगर कोई पूछे कि बताओ नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आती है, तो भाग 2 के अंतर्गत आती है आपकी नागरिकता। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका नागरिकता है। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में नागरिकता कितने तरीके से भारत का नागरिक बन सकते हो, तो नागरिकता लेने के तरीके हैं 5। कितने तरीके हैं लेने के? 5। और 3 तरीके हैं समाप्त होने के। मतलब 3 तरीकों से नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है और आप 5 तरीकों से नागरिक भारत के बन सकते हो। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि नागरिकता पर कौन कानून बनाता है, तो नागरिकता पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो बनाने का अधिकार है संसद को। किसको है जी? संसद को।
तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को। किसे संविधान का निर्माता कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। नागरिकता की बात करें तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। भारत की नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आती है, भाग 2। तथा नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 5 से 11। कितने तरीकों से नागरिकता ले सकते हो, 5 तरीकों से। और कितने तरीकों से छीनी जा सकती है, 3 तरीकों से। नागरिकता पर कौन कानून बनाता है, तो उसका आंसर दोगे संसद बनाती है। किस में बनाती है, संसद। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है नागरिकता से। उसके बाद अब हम चलते हैं कि जो आपको याद रखना है, अब जो आपको याद रखना है, सबसे पहले चीज़ आपको याद रखना है, उसके बाद मौलिक अधिकार। क्या याद रखना है जी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अब इनको थोड़ा सा याद रख लेना है, क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मौलिक अधिकार जो हैं वो किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो झट आंसर दोगे भाग 3 को। मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्ति को जन्म से जो अधिकार मिले और उसकी मृत्यु पर वो अधिकार छिन जाएं, उन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। मतलब जन्म से व्यक्ति को मिल जाएं और जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो उन अधिकारों को छीना जाए, ऐसे अधिकार को क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत हैं। और हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो 12 से 35 तक आपके हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखना है भैया अनुच्छेद 14 है, और अनुच्छेद 14 है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कि भैया विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। कि भाई कानून जो है वो सभी के लिए कैसा है, बराबर है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब किसी व्यक्ति से लिंग के आधार पर, उसका लिंग कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसके जन्म के आधार, उसके वंश के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो आता है वो आता है जी आपका, अब देखो भाई, तो भैया अनुच्छेद 15 क्या था, लिंग वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 क्या है, सरकारी नौकरी की समानता। कि भाई जो व्यक्ति सरकारी नौकरी पे हैं वो किसकी समानता है, अनुच्छेद 16 में। अब देखो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत। क्या था, अनुच्छेद 17 किसके संबंधित है, छुआछूत के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। ठीक। उसके बाद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आता है, 18 में। 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार जो है आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 21 के अंतर्गत आता है जीवन जीने का अधिकार। और 21A क्या है कि जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हो उनकी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, 21A में। उसके बाद 23 से 24 जो अनुच्छेद हैं वो 23 से 24 अनुच्छेद जो हैं ये शोषण से संबंधित है। मतलब शोषण कैसा, कि आप किसी से शोषण नहीं कर सकते। जैसे अनुच्छेद 23 क्या है कि भाई अनुच्छेद 23 ये कहता है कि जिस मतलब आप किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। 24 क्या है, जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है उससे आप खतरनाक काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 25 से 28 जितने भी अनुच्छेद होंगे ये संबंधित आते हैं किससे, ये आते हैं आपका किससे आते हैं, धर्म से। किससे आते हैं, धर्म से।
उसके बाद अनुच्छेद 32 आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अग्निवीर में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बाकी सफिशिएंट है। तो क्या याद रखना है कि मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है और विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है। लिंग वंश जाति के आधार भेदभाव नहीं करेंगे 15 है। सरकारी नौकरी की समानता 16 है। छुआछूत का अंत 17 है। उपाधियों का अंत 18 है। जीवन जीने का अधिकार, अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार 21 है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21A में आता है। और 23-24 किससे संबंधित है? 64 शोषण से, 25 से 28 है धर्म से, और अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है? किससे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि अंबेडकर साहब ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? देखो, वैसे संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, लेकिन किस अनुच्छेद को कहा है? तो झट आंसर याद रखना, अनुच्छेद 32 को। क्या उसे किसे बोला गया है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक, और किसी भी आपातकाल में कौन कौन से अनुच्छेद कभी भी उल्लंघन नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होते? तो 20 और 21 जो 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते, भारत में कोई भी इमरजेंसी आ जाए। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है मौलिक अधिकार से। अब हम चलते हैं आगे। ठीक, अब देखो हम जो आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर कोई आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद आते हैं जी किसमें? तो भैया अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, 36 से 51 किस भाग में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो भाग 4 में आते हैं। अगर किसी राज्य को अच्छा राज्य बनना है तो उन्हें कौन से कानून लागू करने पड़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, उसके बाद अगर कोई पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो भैया हमने लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं मौलिक कर्तव्य पर। तो देखो, मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य से थोड़ी बातें हम जान लेंगे। देखो, सरकार ने तुम्हें कुछ अधिकार दे रखे हैं, तो सरकार कुछ ने आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्तव्य बनते हैं, उन्हें ही बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वो आता है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं मौलिक कर्तव्य। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जुड़े? 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और जब मौलिक कर्तव्य जुड़े थे 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। पहले कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राज्य के नीति तत्व 36 से 51 तक है, भाग 4 में आता है। और राज्य तत्व कहाँ से लिया? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य के इस अनुच्छेद में 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिए गए। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में किसके आते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मिलने की पूरी चांसेस है, राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है और आज हम राष्ट्रपति से ही क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो सीधी बात है उसकी कितनी एज होनी चाहिए? तो झट आंसर दोगे कि भैया राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। और अधिकतम कितनी उम्र हो सकती है? जब तक व्यक्ति जिंदा है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है और कई बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि भैया वो एक बार ही राष्ट्रपति बनेगा या 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा, नहीं।
राष्ट्रपति कई बार आपका बन सकता है जब तक उसकी इच्छा चाहे, जब तक वो जीतता रहे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? 35। अगर पूछे कोई कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ तीनों सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो तीनों सेना का सर्वोच्च कमांड इन चीफ होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति भी है, मतलब किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार किसका पास है? राष्ट्रपति के पास। या किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को समाप्त, मरने की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो भाई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, CJI दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? उसके पद की शपथ। उसके बाद अगर पूछा जाए कोई कि बताओ राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। किसका होता है? 5 वर्ष का। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए भैया 35 वर्ष की आयु चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भैया राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष तो आयु होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कोई कितनी बार भी आपका व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे सबसे 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के ऐसे पहले व्यक्ति राष्ट्रपति हैं, जो प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, जो 2 बार आपके चुने गए थे। और राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अपना त्यागपत्र किसको देगा राष्ट्रपति? तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। और भैया राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर कोई आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है, तो भारत की संचित निधि से, मतलब भारत के सरकारी खाते से राष्ट्रपति को क्या मिलता है? वेतन मिलता है। और भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। कितना है जी? 5 लाख रुपए है। अब देखो राष्ट्रपति से कुछ याद रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगर आपसे पूछे कि बताओ वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर दोगे द्रौपदी मुर्मू। कौन दोगे? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, बस इतनी चीज़ हम आज रखेंगे, बाकी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।